नमस्कार दोस्तों, मैं ललित माटोलिया आपका ऑनलाइन पढ़ाई परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि प्रीवियस सेशन में भी अपन ने डिस्कस किया था ऑपरेटर्स के क्वेश्चंस। ओके, तो आज सेम टॉपिक पे अपन प्रोसेस करेंगे। तो आज अपना एमसीक्यू पार्ट 3 है, जिसमें अपन डेटा टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन लेंगे, कुछ ऑपरेटर से रिलेटेड क्वेश्चन लेंगे। जैसे कल जो मैंने स्लाइड्स ली थी उसमें एक ही क्वेश्चन के अंदर अपन ने 3-3, 4-4 क्वेश्चन को लिया था, लेकिन आज मैंने जो क्वेश्चन सेलेक्ट करे हैं वो शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन है और छोटे क्वेश्चन है। तो बोर्ड पे आपको एकदम प्रॉपर क्वेश्चंस दिखेंगे और देन उसको अपन प्रोसेस करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ अपन यहाँ पर टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों। तो जल्दी से आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, जिससे हम जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलते हैं अपन अपने टॉपिक पे और क्वेश्चंस को अपन लेते हैं यहाँ पर। सो जो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा क्या है, विच इज द करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू साइज ऑफ द डेटा टाइप। डेटा प्रकारों के आकार के संबंध में कौन सा कथन सही है दोस्तों, तो वो अपन को यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो आपको कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, ऑप्शन नंबर ए, देन बी, देन सी और देन डी। तो यहाँ पर कुछ सीक्वेंस दे रखी है, करेक्टर ग्रेटर देन है क्या इंटीजर से, ग्रेटर देन है क्या फ्लोट से, या इंटीजर ग्रेटर देन है क्या करेक्टर से, ग्रेटर देन है क्या फ्लोट से, या करेक्टर लेस देन है क्या इंटीजर से, लेस देन है क्या डबल से, और डबल ग्रेटर देन है करेक्टर से, करेक्टर ग्रेटर देन है इंटीजर से। तो इस तरह से आपके पास में 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, उसमें से मुझे करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट करना है। तो करेक्ट आंसर सेलेक्ट करने के लिए मुझे यहाँ पर पता होना चाहिए कि करेक्टर जो मेरा वेरिएबल है वो कितनी साइज ले रहा है, फ्लोट वेरिएबल कितनी साइज ले रहा है, डबल वेरिएबल कितनी साइज ले रहा है। तो जो भी डेटा टाइप यहाँ पर मेंशन है वो डेटा टाइप्स के बारे में मुझे पता होना चाहिए, तभी मैं इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकता हूँ। तो सबसे पहले अपन आते हैं करेक्टर जो मेरा डेटा टाइप है। करेक्टर मेमोरी के अंदर 1 बाइट स्पेस कवर करता है, 1 बाइट। इसी टाइप से INT है, इंटीजर लेता है आपके पास में 2 बाइट। अगर मैं 16 बिट कंपाइलर की बात करता हूं, 16 बिट्स कंपाइलर, तो 2 बाइट्स यहां पर ये लेगा। नाउ फ्लोट जो मेरा वेरिएबल है, फ्लोट लेता है 4 बाइट। इसी टाइप से जो डबल वेरिएबल है दोस्तों, यहां पर डबल वेरिएबल है वो कितना लेता है, 8 बाइट लेता है मेमोरी में स्पेस। तो यहां पर आप इस क्वेश्चन में देख सकते हैं 4 डेटा टाइप आपको दे रखे हैं। एक आपका करेक्टर है, एक इंटीजर है, एक फ्लोट है और एक डबल है। इन चारों की साइज अपन ने यहां पर लिख दी है। करेक्टर है वो 1 बाइट लेता है, इंटीजर है वो 2 बाइट लेता है, फ्लोट है वो 4 बाइट लेता है और डबल 8 बाइट लेता है। तो यहां से आप चेक कर सकते हैं, लेस देन जो सिंबल है वो कंपेरिजन करने के लिए काम में आता है कि अगर मेरी करेक्टर की वैल्यू लेस देन है इंटीजर से और वो लेस देन है किससे, डबल से, तो वो मेरा कथन है वो सही होगा। देख लेते हैं यहाँ पर, करेक्टर है वो 1 लेता है, 1 बाइट। क्या वो छोटा है इंटीजर वैल्यू से? यस, 2 से छोटा है। एंड लेस देन, देन डबल, डबल कितना हो गया आपके पास में, 8। तो करेक्टर छोटा होता है इंटीजर से, देन ये छोटा हो गया डबल से। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन आते हैं। ये क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है जो कि करेक्टर्स और इंटीजर एंड देन फ्लोट एंड देन डबल डेटा टाइप के ऊपर बेस्ड है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, एज्यूम दैट द साइज ऑफ करेक्टर इज 1 बाइट। करेक्टर की साइज कितनी एज्यूम करनी है दोस्तों, यहां पर 1 बाइट एज्यूम करनी है। नेगेटिव्स आर स्टोर्ड इन 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। नेगेटिव्स को अपन 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव के अंदर कॉम्प्लीमेंट होता है वो 2's की फॉर्म में होता है। फाइन, तो यहां पर मुझे करेक्टर का साइज 1 बाइट लेना है, नकारात्मक 2's कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में होता है। बट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में मुझे क्या करना है, यहां पर करेक्टर C इज इक्वल टू 125 करना है और C इज इक्वल टू C प्लस 10 है। प्रिंट एफ परसेंटेज डी देन कोमा C। स्टैटिक क्लासेज इन इंग्लिश मीडियम स्टार्ट करो प्लीज। स्टैटिक्स का देखते हैं जो भी सिनेरियो रहता है। अभी हम जो कंप्यूटर वैकेंसी है उसके लिए हम वर्क कर रहे हैं, जिसमें C प्रोग्रामिंग के बारे में डिस्कस कर रहे हैं करते हुए मित्तल। ओके, तो C प्रोग्रामिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं, तो उसके बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो प्रीवियस 2 सेशन में भी अपन ने MCQ टाइप क्वेश्चन सोल्व करे थे और अभी भी अपन MCQ टाइप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं जो कि कंप्यूटर टीचर वैकेंसी के रिगार्डिंग आते हैं। ठीक है, सिलेबस वगैरह अभी जल्दी ही
आ जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग अपन इसको आगे भी प्रोसीड करते रहेंगे। ठीक है, करते हुए मित्र, ये जो सेशन है वो केवल आपके पास में हिंदी के लिए है। वी आर नॉट टेकिंग द साइमल्टेनियसली इन इंग्लिश मीडियम बिकॉज वी हैव टू कनेक्ट विद द हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। ओके, तो यहां पर आप देख सकते हैं करेक्टर सी इक्वल्स टू कितने हैं, 125 है। 125 आपको सी में दे रखा है। तो अगर इस क्वेश्चन को मुझे सोल्व करना है, तो क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मुझे सबसे पहले करेक्टर की रेंज पता होनी चाहिए। ओके, तो मैंने आपको कल के सेशन में भी बताया था, जो मेरा करेक्टर है वो मेमोरी के अंदर कितने बाइट स्पेस लेता है, 1 बाइट स्पेस लेता है। और टोटल इसमें बिट्स कितनी होती है, टोटल आपके पास में 8 बिट्स होती है। अगर मैं इसकी रेंज की बात करूं, तो रेंज के बारे में आपको पता होना चाहिए करेक्टर की रेंज क्या होती है। तो दोस्तों करेक्टर की रेंज होती है -128 से लेके +127 तक। तो इसमें मिनिमम वैल्यू आपकी हो गई -128, ये आपकी मिनिमम वैल्यू है, और +127 आपकी मैक्सिमम वैल्यू है। ये ओवरऑल रेंज इसकी है। ठीक है, अब इसकी साइक्लिक प्रॉपर्टी की अगर अपन बात करते हैं, तो साइक्लिक प्रॉपर्टी के लिए अपन यहाँ पर एक साइकिल क्रिएट करा एंड देन करेक्टर स्टार्ट्स फ्रॉम 0, और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जाएगी, 127 तक जाएगी। देख सकते हैं आप 127, इधर मैंने लिखा तो यहाँ पर 126 आ गया, देन 125, देन इधर आप लिखेंगे तो 1, देन 2, इस तरह से आपने मूव करा। 127 में जैसे आपने एक इंक्रीमेंट करा तो यहाँ पर -128 होगा। 127 में 2 से इंक्रीमेंट करेंगे तो -127 होगा। 127 में अगर आप 3 से इंक्रीमेंट करेंगे तो -126 होगा। और ये कहाँ तक जाएगा, -1, -2, -3, इस तरह से आप देख सकते हैं। तो ये आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। इधर अगर आप मूव करते हैं दैट इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई। और इधर अगर आप देखते हैं तो ये मेरी एंटी क्लॉकवाइज है, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। तो कोई भी आपका डेटा टाइप होता है तो सबसे पहले मुझे उसकी साइज के बारे में पता होना चाहिए। दोस्तों साइज आपके पास में करेक्टर के लिए 1 बाइट होती है। टोटल नंबर ऑफ बिट्स कितने होते हैं, 8 बिट्स होते हैं। अगर रेंज की बात करता हूं तो रेंज होती है -128 से लेके +127 तक। अब मुझे क्या दे रखा है, करेक्टर जो वेरिएबल है उसको 125 से स्टार्ट कर रखा है। दोस्तों यहाँ पर करेक्टर की जो वैल्यू कितने से स्टार्ट कर रखी है, 125 से स्टार्ट कर रखी है। 125 में 1 ऐड करते हैं तो 126 आएगा, +2 करेंगे तो 127 आएगा। इसी तरह से +3 करा तो 128 हो गया। लेकिन +4 करने पे आपके पास में यहां पर कितना होगा, 128 की जगह आपके पास में पहले -3 होगा, सॉरी -128 होगा, नॉट 3, क्योंकि 127 के बाद में आपने एक इंक्रीमेंट करा तो माइनस के 128 हो गया। +4 करा तो माइनस के 127, इसी तरह से +5 करेंगे तो माइनस के 126 हुआ, +6 किया तो माइनस के 125, +7 करेंगे तो -124, इस तरह से आप इंक्रीमेंट करते जाइए। 8 करा तो -123, +9 किया तो माइनस के 122, और +10 मुझे करना है। तो मेरा रिजल्ट कितना आ गया दोस्तों, यहाँ पर -121 आ गया। ठीक है, क्योंकि आप यहां पर देख सकते हैं इस डायग्राम के अंदर मेरी जो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 127 है। 127 में जब मैं 1 से इंक्रीमेंट करता हूं तो -128 आएगा। गुड इवनिंग प्रहलाद। 127 में एक इंक्रीमेंट करा तो -128 आया, +2 करा तो -127 आया, +3 करा तो -126 आया। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर पूरी कैलकुलेशन करके बताई है कि जब मैं 10 तक जाऊंगा तो उस केस में मेरा रिजल्ट कितना आएगा। तो दोस्तों अगर मैं 125 में 1 से इंक्रीमेंट करता हूं तो 126 हो गया, +2 किया तो 127 हो गया, +3 करने पे 128 होता है। नॉर्मली अगर आप मैथमेटिक्स में बात करते तो 128, बट सी के अंदर ये कितना हो गया, माइनस के 128, क्योंकि 127 से एक इंक्रीमेंट करते ही माइनस में चली जाएगी वैल्यू। तो इस तरह से अपन ने इसको सोल्व करा। तो जब आप सी की वैल्यू में 10 से इंक्रीमेंट करेंगे दोस्तों तो मेरा रिजल्ट कितना आएगा, -121 आएगा। तो मेरा इसका
ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, जो कि -121 है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, इसका सॉल्यूशन इस तरह से आपने यहां पर करा है, और देन फाइनली अपन ने कैलकुलेट करके इसकी वैल्यू को निकाला है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो क्या पूछ रहा है, छोटा सा क्वेश्चन है यहां पर। व्हाट इज द साइज ऑफ एन इंट डेटा टाइप, एक इंट डेटा प्रकार का आकार क्या है। तो दोस्तों यहां पर इंटीजर के लिए साइज आपको निकालनी है। तो मैंने आपको कल भी बताया था INT जो मेरा डेटा टाइप है वो कितने बाइट लेता है मेमोरी में, 2 बाइट लेता है, और 2 बाइट के अंदर कितने बिट होती है दोस्तों, 16 बिट्स होती है। लेकिन ये जो 16 बिट्स है वो किस पे आता है, 16 बिट्स के कंपाइलर पे। 16 बिट्स का अगर आप कंपाइलर यूज करते हैं तो उस केस में आपकी इंटीजर की साइज है वो कितनी होती है, 2 बाइट होती है, और 2 बाइट के अंदर बिट्स कितने होते हैं दोस्तों, 16 बिट्स होते हैं। इसी टाइप से इंटीजर की जो साइज है वो आपके पास में 4 बाइट भी हो सकती है, किसके ऊपर, 32 बिट्स कंपाइलर पे। तो 32 बिट्स कंपाइलर अगर आप बात करते हैं 32 बिट्स कंपाइलर के लिए, तो उस केस में आपकी इंटीजर की साइज कितनी होती है दोस्तों, यहां पर 4 बाइट होती है। तो इस केस में आप देख सकते हैं आंसर आपको 4 बाइट भी दे रखा है, आंसर आपको 8 बाइट दे रखा है। आंसर में आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी डिपेंड्स ऑन द सिस्टम ऑब्लिक कंपाइलर, और फोर्थ जो ऑप्शन दे रखा है वो कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, डिपेंड्स ऑन द सिस्टम ऑब्लिक कंपाइलर। साइज कम कर दीजिए अंकित जी। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया, क्योंकि इंटीजर का जो साइज है वो आपके पास में कंपाइलर टू कंपाइलर वेरी करता है। तो अगर आपका 16 बिट का कंपाइलर है, 16 बिट का कंपाइलर है तो साइज कितनी होगी, 2 बाइट होगी, और अगर 32 बिट्स का कंपाइलर है तो साइज कितनी होगी, 4 बाइट होगी। ठीक है, तो इसका एप्रोप्रिएट आंसर क्या हो गया, डिपेंड्स ऑन द सिस्टम ऑब्लिक कंपाइलर। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें अपन ने जो करेक्टर लिया है, क्योंकि मुझे आउटपुट निकालना है, एक छोटा सा कोड लिखा हुआ है जिसमें मुझे क्या करना, आउटपुट फाइंड आउट करना है। तो आउटपुट कैसे निकालेंगे, सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि जो मैंने लिखा है यहां पर वो क्या है। ये जो ऊपर सबसे पहले लिखा है हेस इंक्लूड stdio.h, stdio.h का मतलब होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, और हेडर फाइल क्या होती है, जिसमें प्री डिफाइंड फंक्शन पहले से लिखे होते हैं सी के अंदर। ओके, तो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, जो इनपुट और आउटपुट के रिगार्डिंग फंक्शंस को रखता है उसे अपन stdi.h के अंदर रखते हैं। उसके बाद में मेन प्रोग्राम से अपन ने प्रोग्राम को स्टार्ट करा है, एक वेरिएबल डिक्लेयर करा है जो किस टाइप का है, करेक्टर मेरा डेटा टाइप है, और वो साइंड टाइप का है। साइंड का मतलब क्या होता है, जो पॉजिटिव वैल्यू भी रखता है और नेगेटिव वैल्यू भी रखता है। अगर मैं यहाँ पर साइंड नहीं भी लगाऊंगा तो बाय डिफॉल्ट जो मेरा करेक्टर का टाइप होता है वो किस टाइप का होता है, साइंड टाइप का होता है। साइंड का मतलब होता है पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू। अगर मैं यहाँ पर साइंड लिखता हूं तो साइंड की जो मतलब होता है वो क्या होता है, इसके पास में पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है और नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है। अगर मैं अनसाइंड की बात करता हूं, अनसाइंड के केस में क्या होता है, केवल और केवल पॉजिटिव वैल्यू आती है, पॉजिटिव, ओनली पॉजिटिव। अगर मैं किसी करेक्टर वेरिएबल के आगे साइंड नहीं लगाता हूं तो बाय डिफॉल्ट किस टाइप का होता है, साइंड टाइप का होता है। तो मुझे क्या दे रखा है यहां पर, साइंड करेक्टर CHR। तो CHR मेरा वेरिएबल का नेम हो गया जो किस टाइप का है, करेक्टर टाइप का है। फिर उसके बाद में मैंने असाइनमेंट करा है CHR इक्वल्स टू 128। तो दोस्तों अगर मैं CHR करेक्टर वेरिएबल के अंदर 128 करता हूं, जैसा कि अभी अपन ने प्रीवियस क्वेश्चन में एक डायग्राम देखा था, जो मेरा करेक्टर है उसकी साइक्लिक प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया था, 0 से लेके 127 तक ये जाता है, 127 इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो अगर आप देखते हैं यहाँ पर तो 127 में एक इंक्रीमेंट करा तो 128 नेगेटिव के अंदर आएगा। तो आपको यहाँ पर डायरेक्टली 128 दे रखा है, ठीक है, उसकी मुझे इंटीजर वैल्यू यहाँ पर प्रिंट करनी है। तो रिजल्ट कितना आएगा आपके पास में दोस्तों, -128 आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर
बी इसका करेक्ट आंसर है, माइनस के 128, क्योंकि करेक्टर जो वेरिएबल है उसकी साइज देख सकते हैं आप यहाँ पर 127 से आपने एक इंक्रीमेंट करा तो -128, क्योंकि अपन ने यहाँ पर करेक्टर के अंदर 128 जो कि मैक्सिमम वैल्यू है वो अपन ने असाइन करी है, तो 127 में एक इंक्रीमेंट करते हैं तो दोस्तों 128 आता है, और 128 को यहाँ पर क्या लिखेंगे, -128 लिखेंगे। ठीक है, परसेंटेज डी से यहाँ पर अपन ने प्रिंट करा है, परसेंटेज डी इंटीजर के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 5 में मुझे आउटपुट पिक करना है, लेकिन यहां पर जो करेक्टर वेरिएबल है उसमें मैंने क्या लिखा है, a इज इक्वल टू 0 1 2। तो दोस्तों अगर किसी वेरिएबल की वैल्यू को आप 0 से स्टार्ट करते हैं तो मैंने प्रीवियस सेशंस में भी आपको बताया था कि ऑक्टल होता है, किसी भी नंबर के आगे अगर 0 लग जाता है तो नंबर क्या होता है, ऑक्टल होता है। और मुझे इस करेक्टर वेरिएबल की वैल्यू को किस में प्रिंट करना है दोस्तों, परसेंटेज डी में प्रिंट करना है। परसेंटेज डी किस लिए होता है, इंटीजर वैल्यू प्रिंट करने के लिए। तो 0 1 2, तो 0 मेरा एक प्रीफिक्स हो गया, 1 2 मेरा एक नंबर है, तो जो 1 2 है उसको मैं सबसे पहले एज इट इज लिख दूंगा जैसा दिया गया है। 0 को नहीं लिखूंगा क्योंकि वो रिप्रेजेंटेशन के लिए काम में आता है कि नंबर किस टाइप का है। अगर नंबर मेरा ऑक्टल टाइप का है तो उसके आगे 0 लगा होता है। अब ऑक्टल का बेस कितना होता है दोस्तों, 8 होता है, तो 8 रेज टू पावर 0 एंड देन 8 रेज टू पावर 1। 8 रेज टू पावर 0 कितना होता है दोस्तों, यहां पर 1 होता है, और 8 रेज टू पावर 1 कितना हो गया, 8। तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया, और 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया, और 8 प्लस 2 करते हैं तो दोस्तों यहां पर 10 आता आंसर। तो 10 आंसर किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दे सकते हैं। तो अगर किसी नंबर के आगे 0 है दोस्तों तो उसे अपन ऑक्टल कहते हैं। उस ऑक्टल को मुझे डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो ऑक्टल टू डेसिमल का ये प्रोसेस होता है। O2D मैंने यहाँ पर लिख दिया शॉर्ट फॉर्म के अंदर, ऑक्टल टू डेसिमल। तो इस तरह से आप क्रिएट करेंगे, सोल्व करेंगे, और देन फाइनली आपके पास में आंसर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में मुझे एक फ्लोट टाइप की वैल्यू दे रखी है। यहाँ पर फ्लोट का मतलब है कि जो रियल टाइप की वैल्यू को स्टोर करता है, यानी पॉइंट्स की वैल्यू को स्टोर करता है, उसे अपन कहते हैं फ्लोटिंग टाइप वैल्यू। साइंटिफिक नोटेशन को भी स्टोर कर सकता है। तो फ्लोट सी इक्वल टू कितना लिखा, 5.0 यहाँ पर लिखा है। मुझे टेम्परेचर को कन्वर्ट करना है दोस्तों यहाँ पर, तो लिखा हुआ क्या है, 9/5, 9/5 लिखा हुआ है, और ये ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है। फिर मल्टीप्लाई बाय सी की वैल्यू, सी की वैल्यू कितनी है दोस्तों यहाँ पर 5.0 है, वो रख दी। फिर मुझे क्या करना है, यहाँ पर प्लस के 32 को ऐड करना है, वो ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 9/5 जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है उस पर एक छोटा सा रूल अप्लाई होगा। वो रूल क्या है कि अगर मैं इंटीजर के अंदर इंटीजर का डिवाइड करता हूं तो मेरा जो रिजल्ट है वो किस में आता है दोस्तों, यहाँ पर इंटीजर के अंदर आता है। अगर मैं इंटीजर को फ्लोट के अंदर डिवाइड करता हूं तो मेरा रिजल्ट किस में आएगा, यहां पर फ्लोट के अंदर आएगा। अगर मैं फ्लोट को इंटीजर से डिवाइड करता हूं तो मेरा रिजल्ट किस में आएगा दोस्तों, यहां पर फ्लोट के अंदर आएगा। एंड फ्लोट डिवाइडेड बाय फ्लोट, तो मेरा रिजल्ट किस में आएगा, फ्लोट के अंदर आएगा। तो ये वाला रूल यहां पर काम आ रहा है, इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर इक्वल्स टू INT। तो 9 में मैंने 5 का डिवाइड किया तो दोस्तों यहां पर कितने टाइम गया, 1 टाइम पे डिवीजन होगा। उसको मल्टीप्लाई किया 5.0 से, फिर उसमें आपने 32 ऐड कर दिया, तो 1 को 5.0 से मल्टीप्लाई करने पे 5.0 प्लस के 32 ऐड करा तो 37.0 इसका आंसर आएगा, 0.00, क्योंकि यहां पर परसेंटेज 0.2f लिखा हुआ है। तो 0.2f का मतलब क्या होता है, डॉट के बाद में मुझे 2 0 यहां पर दिखाने हैं, पॉइंट के बाद में मुझे 2 डेसिमल पॉइंट्स यूज करना है, तो यहां पर पॉइंट देन 0.0। अगर मैं 0.2f की जगह अगर 0.4f करता, 0.4f परसेंटेज 0.4f, तो उस केस में मेरा जो आंसर आता है वो कितना आता है दोस्तों, यहां पर 37.0
0 0 0 0। और बाय डिफॉल्ट डॉट के बाद में 6 टाइप होती है, 6 वैल्यू 0 लिखी जाती है जब आप सिंपल परसेंटेज f का यूज करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट आंसर है। टेम्परेचर इन फॉरेनहाइट इज 37.00। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 अपना यहां पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 7, यहां पर आपको 1 2 3 4 4 केसेस दे रखे हैं, उसमें से मुझे क्या करना है, निम्नलिखित में से कौन सी सी में एक वैध डिक्लेरेशन नहीं है, ये पूछ रहा है। वैध डिक्लेरेशन नहीं है, लेकिन आपको आंसर में दे रखा है कि 3 और 4 वैध डिक्लेरेशन नहीं है, 2 नहीं है, 1 नहीं है, या सारे के सारे वैलिड है। तो जब भी आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं दोस्तों, तो क्या करते हैं आप, सबसे पहले आप डेटा टाइप लिखते हैं। वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो सबसे पहले आप क्या लिखते हैं, डेटा टाइप लिखते हैं। फिर उसके बाद में आप वेरिएबल का नेम लिखते हैं, वेरिएबल नेम, ये मेरा डिक्लेरेशन होता है। और अगर मुझे वैल्यू असाइन करनी है तो इसका दूसरा केस बनता है डेटा टाइप देन वेरिएबल नेम एंड देन इक्वल टू उसकी वैल्यू, ऐसे आप लिखते हैं। तो अगर मान लीजिए कि मुझे इंटीजर टाइप का कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो इंटीजर ए लिखूंगा। अगर मुझे फ्लोट टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो मैंने फ्लोट एफ लिख दिया। अगर मुझे साइंड टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करना है इंटीजर टाइप का तो साइंड इंट एक्स लिख दिया। अगर मुझे अनसाइंड टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो अनसाइंड इंट वाई लिख दिया। अगर मुझे करेक्टर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो CHAR लिख दिया। इस तरह से आप डिक्लेयर कर सकते हैं, और अगर उसको वैल्यू देनी है तो उसके रेस्पेक्टिव आपको वैल्यू देनी होती है। तो सॉर्ट इंट एक्स ये वैलिड है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट अगर आप साइंड नहीं लगाते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइंड लगा देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सॉर्ट के आगे साइंड आप अप्लाई कर सकते हैं। सॉर्ट एक्स वैलिड है। अनसाइंड लगाना है, अनसाइंड सॉर्ट एक्स, ये भी वैलिड है। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या हो गया दोस्तों, यहां पर ऑल आर वैलिड, लेकिन यहां पर पूछा है कि नॉट ए डिक्लेरेशन, सारी की सारी डिक्लेरेशन मेरी वैलिड है। ठीक है, तो जो अप्रोप्रिएट आंसर वो क्या है, ऑल आर वैलिड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद में क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 8 भी अपना छोटा सा प्रोग्राम है। इसमें आई की जो वैल्यू क्या दे रखी है, -5 दे रखी है, और के जो मेरा वेरिएबल है उसमें आई रिमाइंडर बाय 4 निकालना है दोस्तों। ठीक है, तो मैंने आपको रिमाइंडर रूल बताया था। क्वेश्चन अपना सेम है बट अलग तरीके से अपन यहाँ पर रिप्रेजेंट करा है। तो रिमाइंडर रूल क्या कहता है, रिमाइंडर रूल ये कहता है दोस्तों कि मैं पॉजिटिव नंबर के अंदर रिमाइंडर निकालता हूं पॉजिटिव नंबर का, तो मेरा जो रिजल्ट आएगा वो किस में आएगा दोस्तों, पॉजिटिव के अंदर आएगा। अगर मैं पॉजिटिव नंबर के अंदर रिमाइंडर निकालता हूं किससे, नेगेटिव नंबर से, तो दोस्तों यहां पर रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। नेगेटिव नंबर को रिमाइंडर निकालता हूं किससे, पॉजिटिव नंबर से, तो दोस्तों नंबर जो मेरे को मिलेगा वो नेगेटिव मिलेगा। और नेगेटिव नंबर को रिमाइंडर निकालता हूं नेगेटिव नंबर से, तो दोस्तों मेरा रिजल्ट किस में मिलेगा, नेगेटिव पे। क्योंकि साइन है वो किस पे डिपेंड करता है, साइन विल डिपेंड अपॉन न्यूमरेटर पार्ट। न्यूमरेटर का मतलब क्या होता है, अंश, और डिनोमिनेटर क्या होता है, हर। तो जो ऊपर वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, इस पे साइन डिपेंड करता है मेरे आउटपुट का। तो रिमाइंडर रूल आपको ध्यान रहेगा। अब रिमाइंडर रूल आपका ये है, तो क्वेश्चन को अपन सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन में आई की वैल्यू क्या दे रखी है दोस्तों, 5 दे रखी है, -5 दे रखी है। तो k इज इक्वल टू आई की वैल्यू अपन ने यहां पर रखी -5। रिमाइंडर निकालेंगे किससे दोस्तों, प्लस का 4 दे रखा है यहां पर, तो +4। आई की वैल्यू मुझे माइनस में दे रखी है -5, रिमाइंडर निकालेंगे किससे, 4 से, तो -5 रिमाइंडर बाय 4। तो 5 में अगर आप 4 से रिमाइंडर निकालते हैं तो रिमाइंडर दोस्तों मेरा यहां पर 1 आता है, लेकिन साइन किसका लिया जाएगा, न्यूमरेटर पार्ट का। तो -1 किसका रिजल्ट हो गया, k का रिजल्ट हो गया। तो आंसर आप देख सकते हैं, आंसर में k
की वैल्यू -1 आ रही है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आपको ये रूल ध्यान रखना है, जब भी रिमाइंडर का कोई क्वेश्चन आता है तो ये रूल आपको ध्यान रखना है कि पॉजिटिव नंबर रिमाइंडर बाय पॉजिटिव नंबर, मेरा आउटपुट पॉजिटिव के अंदर आएगा। पॉजिटिव नंबर रिमाइंडर बाय नेगेटिव नंबर, मेरा आउटपुट पॉजिटिव के अंदर आएगा। नेगेटिव नंबर रिमाइंडर बाय पॉजिटिव नंबर, आउटपुट नेगेटिव के अंदर आएगा। और नेगेटिव नंबर रिमाइंडर बाय नेगेटिव नंबर, तो मेरा आउटपुट नेगेटिव के अंदर आएगा, क्योंकि साइन है वो अंश के ऊपर डिपेंड करता है, जिसे अपन कहते हैं न्यूमरेटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे अपने पास में डिवीजन का भी एक केस है और रिमाइंडर का भी एक केस है। डिवीजन और रिमाइंडर दोनों अपन ने यहां पर यूज करें, तो मैं रूल फिर से लिख देता हूं। यहां पर डिवीजन रूल लिखता हूं सबसे पहले। डिवीजन रूल, डिवीजन रूल क्या कहता है कि अगर मैंने पॉजिटिव नंबर को डिवाइड करा पॉजिटिव नंबर से, तो मेरा रिजल्ट दोस्तों यहां पर पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव नंबर को डिवाइड किया दोस्तों यहां पर नेगेटिव नंबर से, तो सिंपल मैथमेटिकल रूल यहां पर काम आएगा, जो कि नेगेटिव होगा। फिर नेगेटिव नंबर को डिवाइड करा पॉजिटिव नंबर से, तो मेरा रिजल्ट क्या हुआ, नेगेटिव हो गया। एंड नेगेटिव नंबर डिवाइडेड बाय नेगेटिव नंबर, तो मेरा रिजल्ट क्या हो गया, पॉजिटिव। तो ये तो हो गया डिवीजन रूल। और रिमाइंडर रूल भी मैं वापस से यहां लिख देता हूं। रिमाइंडर रूल, रिमाइंडर रूल क्या कहता है, रिमाइंडर रूल ये कहता है दोस्तों यहां पर कि अगर मैं पॉजिटिव नंबर को रिमाइंडर निकालता हूं पॉजिटिव नंबर से, तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव नंबर रिमाइंडर बाय नेगेटिव नंबर, तो मेरा रिजल्ट क्या होगा दोस्तों यहां पर, पॉजिटिव होगा। नेगेटिव नंबर रिमाइंडर बाय पॉजिटिव नंबर, तो रिजल्ट मेरा नेगेटिव के अंदर आएगा। एंड नेगेटिव नंबर रिमाइंडर बाय नेगेटिव नंबर, तो दोस्तों यहां पर रिजल्ट मेरा नेगेटिव के अंदर आएगा। तो दोनों रूल मैंने यहां पर लिख दिए हैं। रिमाइंडर रूल आपका नीचे वाला है, डिवीजन रूल आपका ऊपर वाला है। ठीक है, अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन में आई की वैल्यू क्या दे रखी है दोस्तों, यहां पर आई की वैल्यू 5 दे रखी है। फिर एल एक मेरा वेरिएबल है, जिसमें क्या लिखा, आई की वैल्यू डिवाइडेड बाय करो -4 से। तो सोल्व करते हैं। आई की वैल्यू मैंने लिखी 5 डिवाइडेड बाय -4, तो कितनी बार डिवाइड हुआ दोस्तों, यहां पर केवल 1 टाइम डिवाइड हुआ। तो साइन क्या आएगा, एल के साथ में -1 आएगा। एक बार डिवाइड हुआ, -1 यहां पर आ गया। उसके बाद में नेक्स्ट मुझे k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो k का सिंटेक्स क्या है, k इज इक्वल टू i की जो वैल्यू है उसमें आप रिमाइंडर निकालेंगे, किससे, -4 से निकालेंगे। तो i की वैल्यू आप ऊपर से पुट कर दीजिए, जो कि कितनी है, 5 है। तो यहां पर लिखा मैंने 5, रिमाइंडर बाय -4 करेंगे, तो दोस्तों रिमाइंडर 1 आएगा और साइन किसका लिया जाएगा, न्यूमरेटर पार्ट का। ठीक है, तो L और K की वैल्यू आपको यहां पर पूछ रहा है। L और K की वैल्यू क्या है, तो दोस्तों L की वैल्यू तो मुझे -1 मिल रही है और K की वैल्यू मुझे यहां पर 1 मिल रही है। तो -1 और 1 मेरा रिजल्ट है, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। -1 एंड 1 क्या है, मेरा रिजल्ट है, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अपन ने यहां पर 2 रूल अप्लाई करा है, एक डिवीजन रूल है और एक आपका रिमाइंडर रूल है। ये दोनों रूल आपको ध्यान में रखने होंगे जब भी आपको डिवाइड और देन रिमाइंडर ऑपरेशन परफॉर्म करनी है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे भी आपका डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, छोटा सा क्वेश्चन है। तो क्या करना है आपको, आई मेरा एक वेरिएबल है, आई की वैल्यू कितनी है दोस्तों, यहां पर 7 के अंदर आप 4 का डिवाइड करेंगे, तो कितनी बार जाएगा डिवीजन दोस्तों, डिवीजन केवल 1 टाइम जाएगा। तो आई की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। जो प्रीवियस रूल है वही अपन इस क्वेश्चन पे सोल्व करने के लिए यूज कर रहे हैं। दोनों पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर डिवाइडेड बाय पॉजिटिव, तो मेरा रिजल्ट भी किस में आएगा, पॉजिटिव के अंदर आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे आपको एक एक्सप्रेशन दे रखा है, ठीक है, सी का एक कोड लिखा हुआ है जिसमें आपको एक्सप्रेशन दे रखा है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मुझे सबसे पहले ऑपरेटर का प्रायोरिटी का पता होना चाहिए।
और ऑपरेटर का प्रायोरिटी अपन यहाँ पर अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के लिए देख रहे हैं। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में आपके पास में मल्टीप्लाई, डिवाइड और रिमाइंडर सेम प्रायोरिटी पे रहते हैं। उसके बाद में प्लस और माइनस सोल्व होते हैं, ठीक है। लेकिन मल्टीप्लाई, डिवाइड और रिमाइंडर में जो ऑपरेटर सबसे पहले आएगा वो सबसे पहले सोल्व होगा। जबकि मैथमेटिक्स में क्या करते हैं अपन, बोर्डमास रूल यूज करते हैं, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। ओके, बोर्डमास रूल अपन यहां पर यूज करते हैं जब आप मैथमेटिक्स को लिखते हैं। बट सी के अंदर अगर सेम प्रायोरिटी के ऑपरेटर के अंदर सबसे पहले अगर मुझे मल्टीप्लाई मिलता है तो मल्टीप्लाई सोल्व होगा, डिवीजन मिलता है तो डिवीजन सोल्व होगा, रिमाइंडर मिलता है तो रिमाइंडर सोल्व होगा। उसके बाद में प्लस एंड माइनस सोल्व होगा। तो 4 को मल्टीप्लाई किया, जो x मेरा वेरिएबल है उसमें मैं लिखा 4 मल्टीप्लाई बाई 5 तो 20 हो गया। डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, फिर प्लस का 9 लिखेंगे, तो 20 में 2 से डिवाइड किया तो दोस्तों 10 आ गया। और 10 प्लस 9 अगर मुझे सोल्व करना है तो कितना हो गया दोस्तों, यहाँ पर 19 हो गया। तो यहाँ पर ज्योति झा ने सही आंसर दिया है, 19 है वो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 11। तो 19 ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि सी कोड का आउटपुट निकालना है और यहां पर रिमाइंडर ऑपरेशन दे रखा है। दोस्तों आपके अकॉर्डिंग इसका क्या आंसर आएगा? मुझे क्या दे रखा है, 4.3 एक फ्लोटिंग वैल्यू है। 4.3 फ्लोटिंग वैल्यू में मुझे रिमाइंडर निकालना है किससे, 2 से। तो आपके अकॉर्डिंग इसका क्या आंसर होगा? वैल्यू ऑफ एक्स इज परसेंटेज डी के थ्रू मुझे प्रिंट करना है। परसेंटेज डी का मतलब होता है इंटीजर वैल्यू और एक्स की वैल्यू प्रिंट करनी है। तो जल्दी से आपकी अकॉर्डिंग आंसर बताएं, इसका क्या आंसर आएगा? ज्योति झा क्या आंसर आएगा? प्रहलाद, कर्तव्य मित्तल, जल्दी से राइट करिए चैट बॉक्स के अंदर कि इसका क्या आंसर होगा। देखिए मैं बता देता हूं आपको, क्वेश्चन नंबर जो 12 है उसमें अपन ने रिमाइंडर ऑपरेशन यूज करा है और फ्लोटिंग वेरिएबल्स या फ्लोटिंग वैल्यूज पे आप रिमाइंडर ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। ये सी का रूल है कि अगर मेरे पास में कोई नंबर फ्लोटिंग टाइप का है उसमें मैं रिमाइंडर ऑपरेशन परफॉर्म करता हूं तो कंपाइल टाइम एरर जनरेट कर देगा। तो ये रूल ध्यान रखना है कि कोई भी फ्लोटिंग वैल्यू अगर मुझे मिलती है तो फ्लोटिंग वैल्यू का आप रिमाइंडर नहीं निकाल सकते। फ्लोटिंग वैल्यू का रिमाइंडर निकालना है तो मुझे कुछ फंक्शंस, जो इनबिल्ट फंक्शन होता है एफ मोड के नाम से, उस फंक्शन के थ्रू मैं रिमाइंडर निकाल सकता हूं। बट डायरेक्टली ऑपरेटर के थ्रू आप रिमाइंडर ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, इट विल जनरेट कंपाइल टाइम एरर। तो ये आपको कंपाइल टाइम एरर देगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में भी आपके पास में सिंपल एक एक्सप्रेशन दे रखा है जिसमें अपन ने 7 रिमाइंडर बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 2 लिखा है एंड एक y वेरिएबल लिखा है जिसमें मैंने 3 लिखा हुआ है। x वेरिएबल की वैल्यू यहां पर राइट करनी है, y वेरिएबल का बेसिकली यहां पर कोई यूज नहीं है। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा देखते हैं। 7 रिमाइंडर बाय 4, ज्योति आपका जो आंसर है वो गलत है। ओके, प्रीवियस क्वेश्चन में रिमाइंडर ऑपरेशन फ्लोटिंग पे नहीं राइट हो सकती, वो कंपाइल टाइम एरर देगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 में अपन आते हैं। 7 रिमाइंडर बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 2। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था मल्टीप्लाई, डिवाइड और रिमाइंडर तीनों ऑपरेटर सेम प्रायोरिटी पे होते हैं और जो सबसे पहले आएगा उसको सबसे पहले सोल्व करेंगे। तो 7 में आपने 4 का रिमाइंडर निकाला, डिवीजन एक बार गया बट रिमाइंडर कितना आया दोस्तों, यहां पर 3 आ गया, ठीक है। 7 रिमाइंडर बाय 4 करा तो रिमाइंडर कितना आ गया, 3 आ गया। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 2 करा तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, 9 डिवाइडेड बाय 2 चेक करिए कितना आता है। 9 डिवाइडेड बाय 2 किया तो कितना आ गया, यहाँ पर 4 आ गया। तो वैल्यू ऑफ x में कुछ चेंजेस मिल रहे हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन लिख देता हूं मैं, वैल्यू ऑफ x इज 4। चेक कर लेते हैं एक बार
कि क्या सही है क्या। 7 में अगर आप मैं 4 से रिमाइंडर निकालता हूं, 7 रिमाइंडर बाय 4, तो रिमाइंडर मुझे कितना मिला, 3 मिल गया। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, 9 के अंदर डिवाइड किया अपन ने 2 से, तो रिजल्ट मेरा कितना आ गया, 4 2 जा 8, 4 रिजल्ट आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई यहां पर मार्क कर दीजिए, वैल्यू ऑफ एक्स इज 4। तो सिंपल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अर्थमेटिक ऑपरेशन। अर्थमेटिक ऑपरेशन कौन सी नहीं है। तो दोस्तों अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कौन से होते हैं, प्लस होता है, माइनस होता है, मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड होता है, रिमाइंडर होता है। ये सारे के सारे मेरे किस टाइप के ऑपरेटर हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर है, अर्थमेटिक ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। और शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स होते हैं, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स। शॉर्ट हैंड ऑपरेटर में क्या होगा, अगर मुझे प्लस इक्वल टू यूज करना है, कि माइनस इक्वल टू यूज करना है, कि मल्टीप्लाई इक्वल टू यूज करना है, डिवाइड इक्वल टू या रिमाइंडर इक्वल टू। शॉर्ट हैंड कैसे लिखा जाता है, मान लीजिए कि मैंने एक वेरिएबल लिखा a इक्वल्स टू 10, और जो कि किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है। ठीक है, a की वैल्यू में मुझे 1 से इंक्रीमेंट करना है, तो ये मैंने लॉन्ग फॉर्मेट में लिखा, a इज इक्वल्स टू a प्लस 1। इस a इक्वल्स टू a प्लस 1 को अगर मुझे शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा a प्लस इक्वल टू 1। ये मेरा शॉर्ट हैंड ऑपरेटर हो गया। अगर मुझे लिखना है a इज इक्वल्स टू a माइनस बी को शॉर्ट हैंड फॉर्म के अंदर, तो आप इसको लिख सकते हैं a माइनस इक्वल टू बी, a माइनस इक्वल टू बी। अगर मुझे मल्टीप्लाई को लिखना है, तो a इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई बाई b। अगर आपको कोई सेंटेक्स दे रखा है, तो इसको शॉर्ट हैंड की फॉर्म में आप ऐसे लिख सकते हैं, a मल्टीप्लाई इक्वल टू b। दोनों सेंटेक्स आपके सेम है। शॉर्ट हैंड फॉर्म में लिखना है तो इस तरह से लिखेंगे। तो यहां पर मल्टीप्लाई इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू, रिमाइंडर इक्वल टू, ये क्या है, अर्थमेटिक ऑपरेटर है। नॉट इक्वल टू ये मेरा रिलेशनल ऑपरेटर है। नॉट इक्वल टू क्या है, रिलेशनल ऑपरेटर है। तो रिलेशनल ऑपरेटर में कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं, यहां पर लिख देता हूं। रिलेशनल ऑपरेटर्स के अंदर आपके पास में यूज होता है लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वल इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। तो क्वेश्चन के अंदर जो अर्थमेटिक ऑपरेटर नहीं है वो कौन सा है, a नॉट इक्वल टू 50। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 14 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा टाइप विल थ्रो एन एरर ऑन मॉड्यूलेशन ऑपरेशन। ओके, निम्न में से कौन सा डेटा प्रकार मापांक संचालन, मॉड्यूलस जिसे अपन कहते हैं, में त्रुटि उत्पन्न करेगा। तो करेक्टर के ऊपर अपन रिमाइंडर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। शॉर्ट वेरिएबल पे भी रिमाइंडर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, इंटीजर पे भी कर सकते हैं, लेकिन फ्लोटिंग वैल्यू पे अपन रिमाइंडर ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेंगे। इसे प्रीवियस क्वेश्चन में अपन ने देखा था कि अगर मेरे पास में फ्लोट नंबर है, उसमें रिमाइंडर निकालता हूं किसी इंटीजर नंबर से, तो फ्लोटिंग पे आप रिमाइंडर और मॉड्यूलस ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो 15 का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में एक आपको इंटीजर वेरिएबल दे रखा है जिसकी वैल्यू कितनी है, 20 है। एक डबल वेरिएबल दे रखा है जिसकी वैल्यू क्या है, 15.6। तो एक इंटीजर है, एक डबल है। फिर जो रिजल्ट है वो किस में स्टोर करना है, इंटीजर टाइप के वेरिएबल में स्टोर करना है, जो कि सी है। तो आपने यहां पर सी इज इक्वल टू, ए की जो वैल्यू कितनी है, 20 है दोस्तों, और बी की वैल्यू मेरी कितनी है यहां पर, 15.6 है। तो नॉर्मली तो आंसर कितना होना चाहिए, 35.6 होना चाहिए, लेकिन मैंने यहां पर क्या किया, परसेंटेज डी से प्रिंट करा है। तो जब आप परसेंटेज डी से प्रिंट करते हैं तो खाली इंटीजर वैल्यू प्रिंट होती है। तो इसकी इंटीजर वैल्यू कितनी हो गई दोस्तों, 35 हो गई। 20 प्लस 15, अगर मैं डायरेक्टली इसको सोल्व करता हूं तो 35.6 होता है, लेकिन इसका मुझे इंटीजर वैल्यू गेट करना, केवल और केवल मुझे इंटीजर प्रिंट करना है, फ्लोटिंग वैल्यू नहीं चाहिए। तो मेरा रिजल्ट क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया।
क्योंकि यहां पर अपन ने परसेंटेज डी से प्रिंट करा है, परसेंटेज डी फॉर इंटीजर। अगर मैं परसेंटेज एफ से प्रिंट करता तो रिजल्ट क्या होता, 35.6 फ्लोटिंग के अंदर आता। ठीक है, लेकिन हमें इंटीजर में प्रिंट करना है तो परसेंटेज डी का यूज करते हुए अपन यहां पर ए की वैल्यू कितनी प्रिंट होगी, सॉरी सी की वैल्यू कितनी प्रिंट होगी, ऑप्शन नंबर ए जो कि 35 है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको एक इंटीजर वेरिएबल दे रखा है a इक्वस टू 20, b इक्वस टू 15 और c इक्वस टू 5। मुझे d की वैल्यू निकालनी है दोस्तों। ब्रैकेट की प्रायोरिटी हाई होती है तो सबसे पहले मुझे इस ब्रैकेट को सोल्व करना है। ठीक है, तो मैं d का स्टेटमेंट लिखता हूं, d इज इक्वस टू a की वैल्यू कितनी यहां पर दोस्तों 20 है, आपको इक्वल इक्वल अप्लाई करना है, और b प्लस c की वैल्यू कितनी है 15 प्लस 5। तो सबसे पहले मुझे 15 प्लस 5 को सोल्व करना है, यहां पर 20 लिखा, इक्वल 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 15 प्लस 5 कितना हो गया 20। तो दोस्तों क्या 20 इक्वल इक्वल है क्या 20 के, यस है, तो d की वैल्यू कितनी होगी 1 आएगी। कंडीशन अगर ट्रू होती है तो d की वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहां पर कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज करा है। ठीक है, तो कंपेयर होगा, कंपैरिजन अगर ट्रू होता है तो 1 रिटर्न करेगा, कंपैरिजन अगर फॉल्स होता है तो 0 रिटर्न करेगा। तो मेरा जो सिंटेक्स है उसके अकॉर्डिंग जब आप कंपेयर करते हैं तो 20 अगर इक्वल इक्वल है 20 के, तो मेरा रिजल्ट क्या हो गया डी के अंदर 1 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में आप देख सकते हैं यहां पर मैंने एक करेक्टर वेरिएबल डिक्लेयर करा है a इक्वस टू सिंगल कोट a। ओके, जब आप इस a की वैल्यू को यहां पर पुट करते हैं तो a की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, उसके लिए मैंने आस्काई कंसेप्ट बताया था। आस्काई स्टैंड्स फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो यहां पर कुछ करेक्टर्स होते हैं 65 से लेके 90 तक आप लिखते हैं कैपिटल A टू कैपिटल Z, 97 से लेके 122 तक आप लिखते हैं स्मॉल a टू स्मॉल z, और 48 से लेके 57 तक आप राइट करेंगे 0 टू 9। ओके, करेक्टर A में आपको सिंगल कोट A दे रखा है, सिंगल कोट A दे रखा है। ओके, देखते हैं आपके क्वेश्चन के अंदर, वो भी देखेंगे। पहले अपन इस पे आ जाते हैं। महादेव, ए की वैल्यू क्या दे रखी है, सिंगल कोट ए दे रखा है। सिंगल कोट ए का मतलब क्या हो गया, इस ए की जो इंटीजर वैल्यू है वो मुझे यहां पर यूज करना है। ठीक है, ए की जगह क्या करना है, इंटीजर वैल्यू यूज करना है। तो 97 रिमाइंडर बाय 10 करा दोस्तों, और इसके साथ में भी प्लस प्लस कर रहे हैं। तो 97 रिमाइंडर बाय 10 करेंगे तो यहां पर कितना आ गया, रिमाइंडर 7, और 7 के साथ में आप प्लस प्लस अप्लाई नहीं कर सकते, जो कि रॉन्ग सेंटेक्स है, जो कि रॉन्ग सेंटेक्स है। 97 रिमाइंडर बाय 10 करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है, मेरा 7 आता है, और 7 में आप प्लस प्लस डायरेक्टली नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर अगर आपको प्लस प्लस ऑपरेटर अप्लाई करना है तो उसके लिए मुझे ऑपरेंड की रिक्वायरमेंट होगी। ऑपरेंड नहीं है तो कंपाइल टाइम एरर जनरेट करेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। महादेव जी, आप क्या पूछना चाहते हैं, आप अपना क्वेश्चन रखिए। ठीक है, मैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं, जितने देर में आप क्वेश्चन लिखते हैं तो उसके बाद में अपन उस पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर है वो आपके पास में क्या है, कंपाइल टाइम एरर है, क्योंकि 97 रिमाइंडर बाय 10 करेंगे, रिमाइंडर 7 आ रहा है। ठीक है, लेकिन 7 में आप प्लस प्लस नहीं कर सकते, कांस्टेंट में आप प्लस प्लस नहीं कर सकते। कांस्टेंट वैल्यू के अंदर आप प्लस प्लस करते हैं तो कंपाइल टाइम एरर जनरेट करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 है वो बेसिकली इंक्रीमेंट और देन प्लस ऑपरेटर का कॉम्बिनेशन है। उसके बाद में अपन उसको क्या कर रहे हैं, जे के अंदर स्टोर कर रहे हैं। सीपीयू एक प्रकार का है, ये बेसिकली आपके पास में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट फंडामेंटल का पार्ट है। अभी अपन सी का देख रहे हैं। ओके, सी का देख रहे हैं, अभी पहले सी का देख लेते हैं, उसके बाद में फिर आपके कंप्यूटर फंडामेंटल वाले क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, सो व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस सी कोड। तो आई की वैल्यू क्या दे रखी है अपन ने, यहाँ पर 2 दे रखी है,
आई की वैल्यू क्या दे रखी है, 2 दे रखी है, जे की वैल्यू क्या है प्लस प्लस आई, ओके, एंड जे की वैल्यू को मुझे यहां पर प्रिंट करना है, ठीक है। तो आई की वैल्यू क्या है दोस्तों, यहां पर आई की वैल्यू दे रखी है 2, और जे जो मेरा एक्सप्रेशन है वो क्या दे रखा है, जे इज इक्वल टू प्लस प्लस आई, और इसमें आपको प्लस आई करना है, ठीक है। तो प्लस प्लस आई को मुझे क्या करना है, इंक्रीमेंट करना है सबसे पहले दोस्तों। आई की वैल्यू क्या दे रखी है, 2 दे रखी है, उस 2 में आपने एक इंक्रीमेंट करा, आई की वैल्यू कितनी हो गई दोस्तों यहां पर 3, और ये जो आई की करंट वैल्यू है वो आपको यहां पर भी प्लेस करनी है, जो कि कितनी हो गई 3, क्योंकि प्री इंक्रीमेंट है। प्रीफिक्स में क्या होता है, सबसे पहले मुझे इंक्रीमेंट करना पड़ता है, तो इंक्रीमेंट कर दिया, तो लास्ट में 3 है प्लस 3, तो 3 प्लस 3 जे की वैल्यू कितनी हो गई दोस्तों यहां पर 6 हो गई। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, जो कि 6 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 को इजीली अपन ने सोल्व करा है। प्लस प्लस आई को मुझे पहले परफॉर्म करना है, क्योंकि आई की वैल्यू 2 दे रखी है, 2 में अपन ने एक इंक्रीमेंट कर दिया तो 3 आ गया, और 3 के अंदर आप वापस 3 ऐड करेंगे, क्योंकि यहां पर भी आई लिखा हुआ है, 3 प्लस 3 कितना हो गया, जे के अंदर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में मुझे यहां पर लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज करना सिखाया गया है कि सबसे पहले मैंने यहां पर ए की वैल्यू 5 रखी, बी की वैल्यू -7 रखी, सी की वैल्यू आपके पास में 0 है, ठीक है। ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू -7 है, सी की वैल्यू 0 है। तो आपको यहां पर एक छोटा सा रूल ध्यान रखना है कि अगर मैं एंड को यूज करता हूं, अगर मेरे पास में पहले 0 आ जाता है, तो उस केस में मुझे नेक्स्ट वाली कंडीशन को चेक ही नहीं करना, मेरा आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा। अगर एंड के केस में पहले मुझे 0 मिल जाता है, तो आगे वाली कंडीशन को चेक नहीं करना है, रिजल्ट मेरा 0 होगा। दूसरा केस, अगर पहली वाली वैल्यू 1 है, तो उस केस में एंड ऑपरेटर नेक्स्ट वाली वैल्यू पे डिपेंड करता है। अगर पहला मुझे 1 मिल गया, एंड ऑपरेटर है, तो मुझे नेक्स्ट वैल्यू को चेक करना पड़ेगा। नेक्स्ट वैल्यू अगर मुझे 0 मिलती है, तो मेरा रिजल्ट कितना होगा दोस्तों, यहां पर 0 होगा, और नेक्स्ट वैल्यू मुझे 1 मिलती है, तो दोस्तों रिजल्ट मेरा कितना होगा, 1 होगा। तो ये तो एंड का रूल है। वापिस से रिपीट करता हूं, अगर एंड के अंदर पहले मुझे 0 मिल जाता है, तो नेक्स्ट कंडीशन को आपको चेक नहीं करना है, फाइनली मेरा रिजल्ट कितना मिल गया, 0 मिल गया। लेकिन अगर मुझे पहले 1 मिलता है एंड, तो अब इस पे 1 मिल गया, तो मुझे आगे वाली कंडीशन पे चेक करना पड़ेगा। अगर नेक्स्ट कंडीशन मुझे 0 मिलती है, तब तो मेरा रिजल्ट 0 होगा। अगर नेक्स्ट कंडीशन मुझे 1 मिलती है, तब मेरा रिजल्ट 1 होगा। ये तो हो गया लॉजिकल एंड का रूल, जो आपको ध्यान रखना है। लॉजिकल एंड रूल आपके पास में इस तरह से काम आता है, लॉजिकल एंड। इसी टाइप से लॉजिकल और जो रूल है, लॉजिकल और डबल पाइप साइन लिखा अपन ने यहां पर, उसका रूल क्या कहता है, अगर मैं और ऑपरेटर लगाता हूं, अगर स्टार्टिंग वैल्यू मेरे को 0 मिलती है, तो मुझे नेक्स्ट कंडीशन को चेक करना पड़ेगा। अगर वो भी 0 मिलती है, तो रिजल्ट 0 आएगा। अगर नेक्स्ट वैल्यू मुझे 1 मिलती है, तो रिजल्ट मुझे 1 मिलेगा। ये होता है और का केस। अगर पहली वैल्यू मुझे 0 मिलती है, तो मुझे नेक्स्ट में जाना पड़ेगा, उसको चेक करना पड़ेगा। अगर वो 0 आता है, तब तो 0 आएगा, अगर 1 आता है तो 1 आएगा। लेकिन अगर पहली वैल्यू मुझे 1 मिल गई दोस्तों और के केस में, तो नेक्स्ट कंडीशन नहीं चेक करना है, फाइनली मेरा जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है। अब यहां पर क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन में आपको ए की वैल्यू क्या दे रखी है दोस्तों, 5 दे रखी है। प्लस प्लस ए करा, तो प्लस प्लस ए करते ए की वैल्यू कितनी हो गई, 6 हो गई। देन एंड ऑपरेटर दे रखा है, यहां पर प्लस प्लस बी करा दोस्तों, -7 में एक प्लस करेंगे तो कितना हो गया, -6 आ गया। ठीक है। फिर यहां पर और ऑपरेटर दे रखा है, लेकिन और ऑपरेटर पे जाने से पहले मुझे 6 एंड -6 करना है। तो मैंने कल आपको बताया था कि अगर मेरे पास में नॉन जीरो वैल्यू होती है, नॉन जीरो वैल्यू किसे कहते हैं, एनी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर, उसे अपन कहते हैं नॉन जीरो। और उसके लिए सी में अपन लिखते हैं ट्रू, और ट्रू का
रिजल्ट कितना आता है, 1 आता है। लॉजिकल वैल्यू है ट्रू, तो उसका रिजल्ट कितना आ गया, 1 आ गया। तो 6 को मैंने लिखा 1 एंड 1, तो मेरा रिजल्ट क्या हो गया, 1। अब 1 इधर मिलता है और ऑपरेटर में, तो मुझे नेक्स्ट कंडीशन चेक नहीं करनी है। नेक्स्ट कंडीशन चेक नहीं करनी यानी इसका मतलब इंक्रीमेंट नहीं होगा सी के अंदर। दोस्तों यहां पर सी में इंक्रीमेंट नहीं होगा क्योंकि कंडीशन चेक नहीं करनी है, ठीक है। तो ए के अंदर इंक्रीमेंट हो गया, कितना हो गया, 6 आ गया, प्लस प्लस बी करा तो -6 आ गया। सी की वैल्यू आपको एज इट इज यहां से पिक करनी है जो कि 0 आ गई, और देन 1 और देन कोई भी टर्म, रिजल्ट मुझे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, जो कि वैल्यू किस में आएगी, डी के अंदर आएगी। तो डी में कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। तो मेरा ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट है। 6 -6 0 एंड देन 1। ज्योति आपने ऑप्शन ए लिखा है जो कि रॉन्ग है। 6 -6 0 एंड देन 1, और ऑपरेटर के अंदर अगर मुझे पहला 1 मिल जाता है तो नेक्स्ट कंडीशन चेक नहीं करेंगे, तो मेरा रिजल्ट कितना आएगा ज्योति, 1 आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 21 भी इसी के ऊपर बेस्ड है, लॉजिकल एंड और लॉजिकल और ऑपरेटर के ऊपर बेस्ड। यहां पर आप एक्सप्रेशन में लिखिए a इज इक्वल टू, एक्स की वैल्यू कितनी है दोस्तों, यहां पर 1 है तो मैंने 1 लिख दिया, एंड y की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 0, 1 एंड 0, फिर और ऑपरेटर लगा दिया। तो दोस्तों यहां पर 1 एंड 0 करते हैं तो मेरा रिजल्ट कितना आ गया, 0 आ गया। तो 0 आता है और ऑपरेटर में पहले वाली कंडीशन पे, तो मुझे नेक्स्ट कंडीशन पे जाके z की वैल्यू को किस में असाइन करना पड़ेगा, a के अंदर असाइन करना पड़ेगा। तो z का जो रिजल्ट हो कितना है, 5 है, ठीक है। 0 और 5, a के अंदर मेरा रिजल्ट कितना आ गया दोस्तों, a के अंदर रिजल्ट आ गया मेरा 1। लेकिन मुझे आंसर किसका निकालना है, आंसर निकालना है मुझे z का। तो दोस्तों z की वैल्यू आपने असाइन कर दी a के अंदर, तो फिर इसके बाद में इंक्रीमेंट भी तो होगा दोस्तों यहाँ पर। तो z की वैल्यू 5 है, 5 में एक इंक्रीमेंट करेंगे तो एक आंसर कितना होगा, 6 होगा। यानी z की वैल्यू मेरी क्या होगी, 6 होगी, क्योंकि और ऑपरेटर के केस में ये आगे वाले स्टेटमेंट पे भी जा रहा है, क्योंकि फर्स्ट वाली वैल्यू मेरी क्या हो गई, फॉल्स हो गई। जब फर्स्ट वाली वैल्यू फॉल्स हो गई तो रिजल्ट किसके ऊपर डिपेंड करेगा, सेकेंड वाले पे। और यहां पर जो z की वैल्यू 5 है लेकिन एक इंक्रीमेंट करना है, z प्लस प्लस करना है, तो z प्लस प्लस का मतलब हो गया z इज इक्वल टू z प्लस 1। z की वैल्यू कितनी है, 5 प्लस 1 करेंगे तो z की वैल्यू दोस्तों यहां पर कितनी आ गई, 6 आ गई। तो 21 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन कितना हो गया, ए हो गया, 6, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। 22 नंबर का जो क्वेश्चन है वो भी आपके पास में इसी टाइप का है, चेक कर लेते हैं क्या रिजल्ट आएगा। a इज इक्वल टू, एक्स की वैल्यू 1 रखी, एंड y की वैल्यू 0 रखी, एंड अब इस एंड रखने के बाद में क्या ये वाली कंडीशन टेस्ट होगी कि नहीं होगी वो चेक करना है। तो अगर दोस्तों यहां पर 1 एंड 0 आ गया, तो अगर मुझे पहले ही 0 मिल गया, ठीक है, तो आगे की कंडीशन को आपको टेस्ट ही नहीं करना, तो उस केस में मेरा रिजल्ट क्या आ गया, a के अंदर 0 आ गया, बट z की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा क्या, नहीं होगा। तो z की वैल्यू एज इट इज कितनी आएगी, 5 आएगी। z की वैल्यू एज इट इज कितनी आएगी, 5 आएगी, क्योंकि फर्स्ट एंड आप सोल्व करेंगे तो 0 आ गया, 0 एंड x, क्योंकि आगे की वैल्यू चेक नहीं करना, क्योंकि 0 अगर मुझे पहले मिल जाता है एंड के अंदर तो मेरा रिजल्ट क्या होगा, 0 आएगा। लेकिन आपको पूछा क्या गया है, z की वैल्यू पूछी गई है, तो क्या z में इंक्रीमेंट होगा, नहीं होगा, क्योंकि वो कंडीशन टेस्ट ही नहीं होगी। जब कंडीशन टेस्ट नहीं होगी तो z की वैल्यू में इंक्रीमेंट कहां से होगा। तो z की वैल्यू जो आपने असाइन कर रखी है वो वैल्यू आपके पास में यहां पर प्रिंट होगी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नाउ 23 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए लॉजिकल और रिलेशनल ऑपरेटर। ओके, आई थिंक इस क्वेश्चन में ऑपरेशन का केस लिया है, एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। यहां पर आपको यह पूछा गया है कि किस फॉर्म के अंदर मुझे अरेंज करना है। ऊपर का टाइटल छोड़ दीजिए कि मेरा जो ऑपरेटर है वो किस टाइप से प्रोसेस होगा, क्योंकि लॉजिकल और रिलेशनल ऑपरेटर नहीं है, ये बेसिकली किस टाइप के ऑपरेटर है, अर्थमेटिक ऑपरेटर है।
तो अर्थमेटिक ऑपरेटर में अपन यूज करते हैं प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और रिमाइंडर। ये ऑपरेटर्स यूज करते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और देन रिमाइंडर। उसकी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग आपका कौन सा ऑपरेटर पहले सोल्व होगा। तो इस सिनेरियो में अगर आप देखते हैं तो डिवीजन, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट आंसर है। डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन और देन सब्ट्रैक्शन, ये इसका सीक्वेंस होगा, क्योंकि ये अर्थमेटिक ऑपरेटर्स है। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को आप इस तरह से सोल्व करते हैं, बी नंबर। ओके, ये मेरी सीक्वेंस होगी। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में आपको क्या दे रखा है, एज्यूम करिए साइज ऑफ करेक्टर इज 1 बाइट। करेक्टर की साइज कितना एज्यूम करना है, 1 बाइट एज्यूम करना है। साइज ऑफ इंटीजर कितना एज्यूम करना है दोस्तों, 4 बाइट एज्यूम करना है। साइज ऑफ क्या है, मेरा एक ऑपरेटर है जिसके थ्रू आप किसी भी वेरिएबल की साइज प्रिंट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ बाइट्स। बाइट्स की फॉर्म में आपको प्रिंट करना होता है। अब इस साइज ऑफ के अंदर मैंने प्रिंट एफ लिखा जो कि ऑनलाइन पढ़ाई, ठीक है। प्रिंट एफ के अंदर क्या लिखा, ऑनलाइन पढ़ाई लिखा, और साइज ऑफ निकालना है मुझे। तो साइज ऑफ के अंदर अगर प्रिंट एफ का कोई स्टेटमेंट है तो वो प्रिंट नहीं होगा, वो प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि यहां पर साइज ऑफ में कोई कैलकुलेशन नहीं होती, ठीक है। कोई भी स्टेटमेंट दे रखा है वो प्रिंट नहीं होगा। तो साइज ऑफ कितना आएगा इसके अंदर, इंटीजर का जो साइज है वो कितना आएगा, यस, इंटीजर का साइज कितना आएगा बताएं जल्दी से। कुछ कह रहे हैं कि 12 और ऑनलाइन पढ़ाई आएगा। प्रिंट एफ नहीं करेगा क्योंकि साइज ऑफ दे रखा है, तो साइज ऑफ के थ्रू मुझे इंटीजर का साइज निकालना है। तो यहां पर 4 बाइट दे रखी है दोस्तों, क्योंकि ये क्या करता है, एक इंटीजर रिटर्न करेगा, इंटीजर रिटर्न करेगा, ठीक है। और इंटीजर का जो साइज है मैं यहां पर लिख देता हूं, इंटीजर का साइज क्या है, 4 बाइट है। तो आंसर क्या होगा, 4 बाइट होगा, क्योंकि ये जो प्रिंट एफ है वो बेसिकली क्या कर रहा है, एक एड्रेस ले रहा है, और एड्रेस क्या होता है, इंटीजर के अंदर होता है। तो इंटीजर की साइज क्या होगी, 4 आएगी। ऑप्शन नंबर मैंने ई यहां पर लिख दिया है, ठीक है। साइज ऑफ इंटीजर कितना है, 4 बाइट्स है, क्योंकि साइज ऑफ के अंदर आप जो भी लिखते हैं सिंटैक्स वो कैलकुलेट नहीं होता है, वो एग्जीक्यूट नहीं होता है। अब वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो ये बेसिकली क्या आपके पास में कोई ना कोई वैल्यू है, ठीक है। तो डायरेक्टली आपके पास में साइज क्या आएगी, 4 आएगी। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 भी इसी टाइप का है दोस्तों। साइज ऑफ के अंदर मैंने कोई एक्सप्रेशन दे रखा है, वो एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट नहीं होगा, लेकिन वो किस टाइप की वैल्यू रख रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। सेम टाइप का क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन भी सेम टाइप का है, ये क्वेश्चन भी सेम टाइप का है। साइज ऑफ में मैंने कोई एक्सप्रेशन लिख रखा है तो वो एक्सप्रेशन आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा। केवल साइज ऑफ, यहां पर जो एक्सप्रेशन में इंटीजर टाइप के वेरिएबल है और इंटीजर की जो साइज दे रखी है दोस्तों, यहां पर वो कितनी दे रखी है, 4 बाइट दे रखी है। तो साइज ऑफ क्या देगा, 4 देगा। साइज ऑफ क्या देगा, 4 देगा। लेकिन k की वैल्यू क्या आएगी, तो ये जो एक्सप्रेशन दे रखा है दोस्तों इस साइज ऑफ के अंदर, वो एक्सप्रेशन कैलकुलेट नहीं होगा। तो k की वैल्यू वही आएगी जो आपने ऊपर लिख रखी है। k की वैल्यू क्या होगा, वही आएगी जो आपने ऊपर लिख रखी है दोस्तों। तो यहां पर आप देख सकते हैं k की वैल्यू आपकी कितनी है, 15 है। तो b इसका करेक्ट आंसर आएगा 4 एंड देन 15, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं इंटीजर की साइज कितनी है, 4 बाइट से, और k मेरा कितना है, 15। क्योंकि साइज ऑफ के अंदर अगर आप कोई एक्सप्रेशन लिखते हैं तो वो एग्जीक्यूट नहीं होता है। साइज ऑफ के अंदर जो एक्सप्रेशन लिखा है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। ये मेरा 25 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, 25, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे मैं यहाँ पर कर देता हूँ कि जो भी आपका सेशन मैंने लिया आज 25 क्वेश्चन का, उसमें अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम आपकी कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर करेंगे, ओके। और आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में। जितने ज़्यादा कैंडिडेट हमारे साथ में जुड़ेंगे हमारा मनोबल भी उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा, और हम आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे, उनके प्रॉपर सॉल्यूशन भी आपको बताएंगे, ठीक है। सीपीयू बेसिकली क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। महादेव ने कहा है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का मतलब क्या होता है, जो कैलकुलेशन करने के लिए काम में आती है, ठीक है। जिसमें सीपीयू का मतलब क्या होता है, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होगी, सीयू कंट्रोल यूनिट होगी,
ठीक है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है वो कैलकुलेशन पर्पज के लिए अपन यूज करते हैं। ओके, चलिए आज का सेशन अपन यहाँ पर कंप्लीट करते हैं दोस्तों। नमस्कार एंड देन जय हिंद। आप हमारे साथ में जुड़े रहिए और देन सेशन का आनंद लेते रहिए। थैंक यू, गुड नाइट।